नमस्कार, मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम व्यवस्थापिका, जो कि सरकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी राज्य का निर्माण करने के लिए सरकार उसका एक अनिवार्य और आवश्यक तत्व है, और यह राज्य का कार्यवाहक यंत्र है जो राज्य की इच्छाओं को क्रियान्वित करता है। सरकार सामान्यतः देखें तो हम 3 प्रकार से कार्य करती है। कानून बनाती है, उन्हें क्रियान्वित करती है, और जो व्यक्ति कानून का पालन नहीं करे उन्हें दंड देती है। इन कार्यों को करने के लिए ही सामान्यतः सरकार के 3 अंग होते हैं, जिन्हें हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें क्रियान्वित करती है, न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है और उनका उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। सरकार के कार्यों का जो उपयुक्त विभाजन है वह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। लेकिन हम देखें तो शक्ति पृथक्करण के आधार पर सरकार के तीनों अंग जो है नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के आधार पर भी कार्य करते हैं, अर्थात तीनों अंग एक दूसरे को नियंत्रित रखते हुए अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च रूप से कानूनों का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका को राष्ट्र का दर्पण, जन इच्छा का मूर्त रूप, शिकायतों की समिति भी कहा गया है। व्यवस्थापिका सरकार का वह महत्वपूर्ण अंग है जो जनता का दर्पण है। स्ट्रॉन्ग ने व्यवस्थापिका के संबंध में लिखा है कि आधुनिक संवैधानिक राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका अथवा कानून बनाने वाली संस्था ही होती है। विभिन्न देशों में हम देखें तो व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत और इंग्लैंड में इसे संसद कहा जाता है, जापान में डाइट, अमेरिका में कांग्रेस, चीन में इसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और स्विट्जरलैंड में इसे राष्ट्रीय सभा। आधुनिक समय में नियम निर्माण का कार्य करने वाली संस्थाओं में व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन हम देखें इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका जो है व्यक्तियों का एक ऐसा सामूहिक संगठन है जो कानून बनाने के अधिकार से युक्त होता है। व्यवस्थापिका का रूप प्रतिनिधित्वात्मक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। व्यवस्थापिका उन्हीं निकायों को कहा जाता है जो एक निश्चित भूभाग से संबंधित समाज के लिए कानून बनाते हैं। व्यवहारवादियों ने व्यवस्थापिका के संबंध में लिखा है कि विधानमंडल समाज विशेष के लिए मूल्यों के अधिक वितरण करने की शक्ति से युक्त एक विशेष संगठन होते हैं। अब हम बात करते हैं व्यवस्थापिका के कार्य व शक्तियों की। व्यवस्थापिका की कार्य व शक्तियों को हम सामान्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला उसके परंपरागत अथवा सरकारी कार्य, दूसरे उसके आधुनिक अथवा राजनीतिक कार्य। व्यवस्थापिका के सरकारी कार्यों में उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसका विधायी कार्य है, जिसका तात्पर्य है व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बनाना। इसलिए इसे नियम बनाने वाला विभाग भी कहा जाता है। आधुनिक विधानमंडल विधेयक बनाते हैं, उनके द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की कानूनों का निर्माण किया जाता है। लोकमत के नाम पर नीतियों और कानूनों का वास्तविक रूप बनाया जाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संपूर्ण देश की या शासन व्यवस्था के लिए कानून निर्माण का कार्य करना है। व्यवस्थापिका के सरकारी कार्यों में हम उसके वित्तीय कार्यों का भी अध्ययन करते हैं। व्यवस्थापिका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नियंत्रण व नियमन करती है। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में जो अनुमानित आय व्यय का जो ब्यौरा पेश किया जाता है, जिसे हम बजट कहते हैं, उस बजट को व्यवस्थापिका के द्वारा ही पारित किया जाता है। व्यवस्थापिका द्वारा ही नए कर लगाए जाते हैं और पुरानी करों की दरों को घटाया और बढ़ाया जाता है या उन्हें समाप्त किया जा सकता है। बिना व्यवस्थापिका की अनुमति के एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। व्यवस्थापिका का अगला कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण। विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में कार्यपालिका पूरी तरह से विधायिका पर निर्भर है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और विधायिका कभी अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को भंग कर सकती है। संसदात्मक शासन प्रणाली में अविश्वास का प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, प्रश्नकाल, बजट और सरकार की प्रमुख नीतियों पर बहस तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में महाभियोग की प्रक्रिया विधायकों के हाथ में ऐसी युक्तियां हैं
जिनसे वे सरकार कर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। व्यवस्थापिका के सरकारी कार्यों में हम न्यायिक कार्यों को भी देखते हैं। आमतौर से विधायिका को न्यायिक कार्य प्रदान नहीं किए जाते, किंतु विभिन्न प्रकार के देशों में यह कुछ प्रकार के न्यायिक कार्यों को भी करती है। जैसे ब्रिटेन की लॉर्ड सभा देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने पर कांग्रेस का ऊपरी सदन सीनेट महाभियोग की न्यायालय की बातें सुनवाई करने का निर्णय करता है। इसी प्रकार भारत में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग पर इसी प्रकार की सुनवाई में नियंत्रण की व्यवस्था संसद करती है। यह भी मत है कि न्यायपालिका को ये कार्य नहीं सौंपे जाने चाहिए, क्योंकि उनका निर्वाचन न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त व्यवस्थापिका निर्वाचन संबंधी कार्यों को भी संपन्न करती है। इजराइल और भारत की संसद राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को उस स्थिति में राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार है अगर राष्ट्रपति निर्वाचन में किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत ना मिले। कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की संसदें ब्रिटिश संप्रभु को तीनों नामों की सिफारिश करती है और उनमें से एक को गवर्नर जनरल का कार्यभार भी सौंपती है। संविधान संशोधन संबंधी कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा ही किए जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह इसका कार्य सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। विधायिकाएं जनसंप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती है और यदि संविधान जन इच्छा के क्रियान्वयन में बाधक बनने लगते हैं तो उसमें संशोधन का अधिकार भी व्यवस्थापिका के पास ही रखा जाता है। इंग्लैंड में संसद जब चाहे संविधान में संशोधन कर सकती है, क्योंकि वहाँ साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई भी अंतर नहीं है। यह इसके सरकारी या परंपरागत कार्य है। तो वर्तमान में 20वीं शताब्दी में हम देखें तो व्यवस्थापिका के कार्य और भूमिका में भी निरंतर परिवर्तन आया है। आज व्यवस्थापिका के द्वारा सरकारी कार्यों के अतिरिक्त समय समय पर राजनीतिक कार्य भी किए जा रहे हैं। जैसे व्यवस्थापिका आज औचित्यकरण या वैधता प्रदान करने का कार्य करती है, जिसके तात्पर्य है कि जनता और अभिजन में सरकार के शासन करने के नैतिक अधिकार के लिए वह नियमों का निर्माण करती है। व्यवस्थापिका के द्वारा सुरक्षा यंत्र का निर्माण भी किया जाता है। यह तनाव को कम करती है, सरकार के प्रति जनता में विश्वास को उत्पन्न करती है। व्यवस्थापिका आज प्रतिनिधित्व का कार्य भी करती है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व से तात्पर्य है कि शासकों या प्रतिनिधियों का उन लोगों के प्रति उत्तरदायी होना जिन्होंने उनको शासन बनने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका अदा की है। व्यवस्थापिका के द्वारा हित स्वरूपीकरण या हित समूहीकरण का कार्य भी किया जाता है। विधायिका राजनीतिक व्यवस्था में लोगों के अनेक हित होते हैं तथा इन हितों में संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। विधायिका इन हितों को पूरा करके, उनकी सुरक्षा करके और इनको प्रस्तुत करने वालों को धमकी देकर इनमें सामंजस्य स्थापित करती है। व्यवस्थापिका के द्वारा राजनीतिक सामाजिकरण व शिक्षण कार्य भी किया जाता है। यह जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करती है तथा इसका तात्पर्य है कि जिसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था अपने लोगों को अपने लोगों के साथ प्रतिबद्ध करती है। इस दृष्टि से यह राजनीतिक सामाजिकरण की एक ऐसी प्रक्रिया उत्पन्न करती है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लोगों के मूल्य, विश्वास, आस्था, संवेग वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को प्रदान किए जाते हैं। व्यवस्थापिका के द्वारा पर्यवेक्षण और छानबीन और निगरानी के कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। यह नियम निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया का उल्लंघन करने से रोकती है। लोक लेखा समितियों, प्रश्नों व पूरक प्रश्नों, ध्यान आकर्षण प्रस्तावों, स्थगन व कटौती प्रस्तावों, निंदा प्रस्तावों से व्यवस्थापिका कार्यपालिका की पूरी चौकसी करती है। समय समय पर यह जेपीसी अर्थात जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को नियुक्ति इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। व्यवस्थापिका के द्वारा जांच व निगरानी का डर कार्यपालिका और न्यायपालिका को भी सतर्क रखता है, क्योंकि व्यवस्थापिका की जो भूमिका है वह देश के रक्षक व पहरेदारों की जैसी होती है। यह देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका व उच्च पदाधिकारियों से जवाब तलब करने का अधिकार भी रखती है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्येक घटक की निगरानी रखने का कार्य करती है और शक्तियों का दुरुपयोग होने से रोकती है। हम व्यवस्थापिका के गठन के संबंध में भी ये देख सकते हैं कि यह गठन दो प्रकार से होता है, एक संसदात्मक व्यवस्थापिका और दूसरी
द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, जिन राज्यों में एक सदन व्यवस्थापिका का होता है उसे एक सदनात्मक कहा जाता है, और जिन राज्यों में व्यवस्थापिका का सदन 2 होते हैं वहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका यूनान, बुल्गारिया आदि देशों में है, जबकि भारत सहित ब्रिटेन, अमेरिका इन देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएँ पाई जाती है। आज विश्व के बड़े लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका के 2 सदन है, जिसमें एक सदन को प्रथम सदन तथा दूसरे सदन को द्वितीय सदन कहा जाता है। प्रथम सदन या निम्न सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जबकि द्वितीय सदन जो है विशिष्ट वर्गों, संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी रचना का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। विभिन्न देशों में इसके संगठन का जो स्वरूप है वह भिन्न भिन्न है। इंग्लैंड की लॉर्ड सभा के संगठन का आधार जहाँ वंश परंपरा है, इटली और जापान और कनाडा में द्वितीय सदन के सदस्य सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। भारत में भी देखें हम तो भारत की राज्यसभा के सदस्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और मनोनीत होते हैं, जबकि अमेरिका में सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। इस प्रकार व्यवस्थापिका सरकार के एक अंग के रूप में अपनी विशिष्ट भूमिकाओं का निर्वहन करती है।